नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दिवस से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 3 मई नहीं बल्कि 11 मई को मनाया जाता है और 2024 का जो थीम है वह है एक सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। बाकी सारे ऑप्शन सही है। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल की। वह किस देश से संबंधित हैं? लैंडो नॉरिस अचीव्ड द हिस्टोरिक फर्स्ट विन ऑफ हिज करियर इन द फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। 24 वर्षीय ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने आखिरकार अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी में मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना पहला F1 खिताब जीत लिया। इन्होंने रेड बुल्स मैक्स वेस्टरेपन के वर्चस्व को भी तोड़ दिया है, जिन्होंने 2024 के F1 सीजन की 6 में से 4 रेस जीती थी। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2023 में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट ग्लोबली इन ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% है, जिसमें भारत 5.8% उत्पादन करता है। 2015 से सौर ऊर्जा का वैश्विक उत्पादन 6 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 2030 तक सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली में 22% योगदान करने का अनुमान है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का लक्ष्य देखेंगे तो 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करना है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड प्री बर्नर इग्निशन अंडर सेमी क्रायोजेनिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महेंद्रगिरी के IPRC में सेमी क्रायो एकीकृत इंजन परीक्षण सुविधा में सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 के लिए पहला प्री बर्नर इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया। प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल टर्बो पंप को छोड़कर इंजन पावर हेड सिस्टम का पूरा पूरक है। परीक्षण ने साबित कर दिया है कि प्री बर्नर आसानी से और लगातार प्रज्वलित हो सकता है। वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहाँ शुरू किया है? वेयर हैज द एयरफोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन बॉम्बी बकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के निकट जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बॉम्बी बकेट से लैस अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में हवाई अग्निशमन अभियानों की बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशीलता को दर्शाता है। 1983 में शुरू की गई और कनाडा के डॉन अर्नी द्वारा आविष्कार की गई बॉम्बी बकेट ने हेलीकॉप्टरों को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने में सक्षम बनाकर हवाई अग्निशमन में क्रांति ला दी है, जिससे हवा से जंगल की आग बुझाने का एक तेज और कुशल साधन मिल गया है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे।
तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ शुरू होगा? इन विच स्टेट विल द 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज बिगिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई तक मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सेकटकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 5th ज्वाइंट कस्टम्स ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक 6 से 7 मई को लेह लद्दाख में हुई। बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना था। बैठक में नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलने और नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करने, बुनियादी ढांचे के विकास, पारगमन प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण, तस्करी की रोकथाम,
समन्वित सीमा पार प्रबंधन और सीमा शुल्क डेटा के आगमन से पहले आदान प्रदान जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian male wrestler to qualify for Paris Olympics 2024? The right answer is option number D. अमन सेहरावत। अमन सेहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में इन्होंने सेमीफाइनल में कोरिया के चोंगसोंग हान को 12-2 से हराकर पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पेरिस कोटा हासिल किया। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which state has banned the use of कनेर flowers in the temple? The right answer is option number D. केरल। केरल सरकार द्वारा नियंत्रित 2 मंदिर बोर्डों ने केरल के मंदिरों में ओलिएंडर के फूलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह उस घटना के बाद आया है जिसमें 24 वर्षीय एक महिला ने गलती से कुछ ओलिएंडर के पत्ते चबाने के बाद अपनी जान गंवा दी थी। ओलिएंडर या रोजबे वास्तव में नेरियम ओलिएंडर है। यह एक ऐसा पौधा है जो दुनिया भर में समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इदासिसा नोंगरांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। वरिष्ठ IPS अधिकारी नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आधिकारिक तौर पर इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखते हुए, क्योंकि नोंगरांग इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉटरडम, नीदरलैंड। भारत ने रोटरडम में 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया था, जिसका उद्घाटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के भूपिंदर सिंह भल्ला ने किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। BPSC प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और YouTube वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। समाचारों में छाया सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। 1998 में स्थापित यह अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में स्थित है, जो ग्रेट हिमालयन रेंज से सटा हुआ है। इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। भारी बारिश और बूढ़ी दिहिंग और नामचांग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है। NGT इस संरक्षित आवास को खतरे में डालने के लिए जवाबदेही चाहता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनॉग्रेटेड अ कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में कृषि भवन में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की। इस पहल में कृषि संबंधी निर्णय लेने के लिए AI, रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी तकनीक का उपयोग किया गया है। यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल जैसे स्रोतों से भूस्थानिक डेटा को समेकित करता है। कौन सा दिन 1998 में राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा किए गए
पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है? विच डे commemorates the Pokhran nuclear tests conducted by the Indian Army in Rajasthan in 1998? The right answer is option number C, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत सरकार ने 11 मई 1998 को किए गए 5 सफल परमाणु हथियार परीक्षणों में से पहले परीक्षण की याद में 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों और उद्योगों को पुरस्कार देकर मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नामक एक AI जनरेटेड प्रवक्ता को पेश किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में एक AI जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी को पेश किया है। पेशेवर पोशाक पहने शी सोशल मीडिया के माध्यम से वाणिज्य दूतावास मामलों पर अपडेट प्रस्तुत करती हैं, जबकि इनका रूप AI जनरेटेड है। जो सामग्री प्रस्तुत करती हैं वह मानव द्वारा लिखित और सत्यापित होती है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया? वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स एयर ड्रॉप टेस्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आगरा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यह नवोन्मेषी तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसे 200 घायल लोगों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई बंदरगाह पर सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय नौसेना जल कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुंबई द्वारा 12 से 18 मई तक किया गया। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? इंडिया हैज विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान संचालित कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वाज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह पहल विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा संचालित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 नामक एक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें 2015 से 2021 तक अवैध वन्यजीव व्यापार का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया गया है। ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी एवं इसे 2002 में ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC नाम दिया गया था। EAC-PM के कार्यपत्र के अनुसार भारत में किस धार्मिक अल्पसंख्यक समूह ने 1950 से 2015 तक जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि का अनुभव किया? विच रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1950 to 2015 according to the EAC-PM's working paper? The right answer is option number D, मुसलमान मुस्लिम्स। भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी का हिस्सा 1950 से 2015 के बीच 7.8% कम हुआ है, जो कि 84.68% से घटकर हो गया है 78.06%। जबकि मुस्लिम का देखेंगे तो बढ़ा है 9.84% से बढ़ के हो गया है
14.09%। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? हु वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले ने हांगकांग में व्यक्तिगत महिला आयु वर्ग में रजत पदक जीतकर एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। कजाकिस्तान की डोल्गोपोलोवा ने स्वर्ण पदक जीता। हाल में समाचारों में रहा कैनोर हेपेटाइटिस एलिंगेस क्या है? व्हाट इज कैनोर हेपेटाइटिस एलिंगेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह है नेमाटोड। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस कृमि की संतानों ने बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खाने के बाद जन्म से ही उसी बैक्टीरिया से बचने का ज्ञान प्राप्त किया। यह एक नेमाटोड कृमि है जो 3 से 5 दिनों में अंडे से वयस्क बन जाता है, जो मानव और जैविक विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पहला बहुकोशिकीय जीव था जिसका जीनोम अनुक्रमित और तंत्रिका वायरिंग मैप किया गया था। ईरान ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किस देश के साथ 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज ईरान साइंड a 10-year long term contract for the operation of शाहिद बेहस्ती पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत और ईरान ने ईरान में चाहबार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह दीर्घकालिक समझौता इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच हुआ, जिसे शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का संचालन संभव हो सका। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। पहला, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 1 था जिसे भारत द्वारा 2005 में पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था, यह गलत है। पहला ईओएस या रिमोट सेंसिंग उपग्रह स्पुतनिक 1 था जो 1957 में सोवियत संघ द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर संचालित होते हैं, यह सही है। तो गलत कौन सा है? कथन 1 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। विश्व प्रवास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, यह तो बिल्कुल सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का सदस्य नहीं है, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की, जो वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों को प्रकट करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संदर्भ है जिसमें समाचार में हिमस्खलन प्रभाव शब्द का उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म एवेलेंचे इफेक्ट इज मेंशन्ड इन द न्यूज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यह किसी फंक्शन के इनपुट पर लागू किए गए एक छोटे से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आउटपुट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी इट डिस्क्राइब्स अ सिग्निफिकेंट चेंज टू द आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ इवन ए स्मॉल चेंज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ए फंक्शन। क्रिप्टोग्राफी में हिमस्खलन प्रभाव किसी फंक्शन के इनपुट में लागू किए गए एक छोटे से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आउटपुट में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन का वर्णन करता है, तो यह सही जवाब होगा। पर्यावरणीय डीएनए ईडीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू एनवायरमेंटल डीएनए ईडीएनए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। ईडीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो जीव से पर्यावरण में छोड़ा जाता है, यह बिल्कुल सही है। झुलसी त्वचा और बालों को ईडीएनए का स्रोत माना जाता है, यह भी सही है। ईडीएनए का उपयोग जलीय आक्रामक प्रजातियों का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत कथन है? डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ईडीएनए तकनीक के माध्यम से पूर्वी घाट के जल निकायों में आक्रामक बख्तरबंद सेल्फिन कैटफिश 60% तक फैल गई है। गिलियन बैरे सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिलियन बैरे सिंड्रोम इज इनकरेक्ट। इससे हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता सीमित हो जाती है और हृदय की धड़कन में परिवर्तन हो सकता है, यह कथन गलत है। इसके उपचार में प्लाज्मोफेरेसिस जैसी प्रक्रियाएं शामिल है, जिसमें प्लाज्मा को हटाकर उसकी जगह अन्य तरल पदार्थ भर दिए जाते हैं, यह सही है। यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली विकार है जो तंत्रिकाओं पर हमला करता है
मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है और इसके लिए लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। यह सही है। इस सिंड्रोम के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपचार IVIG है। यह भी सही है। तो कथन ए ही गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? 99 मिलियन व्यक्तियों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि mRNA और कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद गिलियन बैरे सिंड्रोम, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस और सेरेब्रम वेनस साइनस थ्रोम्बिसिस के मामले अनुमान से कम 1.5 गुना अधिक थे। ये एक गंभीर ऑटो इम्यून विकार है। इसका हृदय से संबंध नहीं है बल्कि तंत्रिका तंत्र से संबंध है, इसीलिए यह कथन गलत है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निसार मिशन। इनमें से कौन सा कथन गलत है यह बताना है। निसार नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, यह गलत है। यह नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार मिशन पृथ्वी के बदले पारिस्थितिकी तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमान को मापेगा, यह सही है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। पहला ही कथन गलत है, दूसरा सही है। नासा और ISRO 2 रडार प्रदान कर रहे हैं जो मिशन को परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए अपने अपने तरीके से अनुकूलित है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।